नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कड़ाके की ठंड के बीच किस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से लेकर रेवाड़ी तक किसानों का प्रदर्शन जारी है। बढ़ती ठंड भी किसानों का हौसला कमजोर नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि जो धरने की जगह है वहीं ये ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। जबरदस्त ठंड के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी रहा। ठंड के बावजूद माता पिता अपने बच्चों के साथ चले आ रहे हैं और बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। मैं यहाँ कहने आई हूँ कि जो हमारे फार्मर्स का बिल पास हुआ है उसे रोक दिया जाए। हमारे फार्मर्स पहले से ही खुश हैं, उन्हें खुशी रहने दिया जाए। देखो ये कहने भी जो भी उन्होंने रूल बनाया उनको रद्द करने। ठंड लोगों वास्ते है, किसानों वास्ते नहीं। किसान तो ठंड दे विच ही पालदे ने ते ठंड दे विच ही काम करदे ने और ठंड बर्दाश्त करदे ने। ठंड में नहाने की समस्या ना हो, इसके लिए खालसा एड ने गर्म पानी के लिए ऐसे देसी गीजर यहाँ लगवाए हैं। ये गर्म पानी जिसको चाहिए वो गर्म पानी से नहा ले और धोने का भी इंतजाम है। यहाँ पर ये देखिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सेवादार यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप कपड़े दे दीजिए और कपड़े आपके जो हैं धुल जाएंगे। तो नहाने धोने की तो चिंता नहीं है। ठंड बढ़ गई है, देसी गीजर लग गए हैं। इंस्टेंट पानी गर्म होकर देसी तरीके से यहाँ पर निकाला जा रहा है। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान तीसरे दिन भी डटे रहे, जबकि तापमान 11 डिग्री रहा और घना कोहरा भी। अलाव और आंदोलन की गर्मी किसानों का हौसला बुलंद बनाए हुए है। सर्दी से बचने के लिए कुछ किसान आप देखें कि अलाव जलाकर बैठे हुए हैं सर्दी को भगाने के लिए। ये रास्ता जो है आप देखें कि ये रास्ता दिल्ली से आ रहा है, जयपुर जाता है जो खुला हुआ है, लेकिन ये रास्ता जो जयपुर से दिल्ली आ रहा है ये पिछले 3 दिनों से बंद है। और किसान रेवाड़ी बॉर्डर के पास बैठे हैं। जहां पर किसान बैठे हैं ये अलवर है राजस्थान का। आप देखिए कि सर्दी से बचने के लिए किस तरह से किसानों ने अलाव जलाया हुआ है। आज सर्दी ज्यादा लग रही है कुछ? हाँ जी, ठंड तो ज्यादा है ही, पर ठंड होए तो होए, हम तो यहाँ ही रहेंगे। योगेंद्र यादव का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार कह रही है कि एमएसपी के वर्तमान व्यवस्था के बारे में लिखित आश्वासन देंगे। किसान क्या कह रहे हैं? लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कानूनी गारंटी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था नहीं चाहिए, वर्तमान व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था चाहिए। किसानों की हिम्मत और हौसला बना हुआ है, लेकिन सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। ये सवाल जरूर चिंता पैदा कर रहा है। रेवाड़ी बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर के साथ सिंघू बॉर्डर से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि किसानों के एक गुट भारतीय किसान यूनियन के किसान गुट ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। इस गुट ने मंगलवार को कृषि मंत्री से मुलाकात की और कहा कि उनके भ्रम दूर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से कुछ संशोधन सुझाए हैं। उधर आंदोलन कर रहे किसानों ने इन्हें फर्जी संगठन करार दिया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स नर्सिंग यूनियन की बेमियादी हड़ताल को जारी रखने पर रोक लगा दी है। एम्स प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्सिंग यूनियन को यह नोटिस जारी हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जस्टिस नवीन चावला ने एम्स की याचिका पर यह आदेश दिया है। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि यह हड़ताल अवैध है। अब जो अगली सुनवाई है इस मामले पर वो 18 जनवरी को होगी। और कर्नाटक विधान परिषद में आज जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और तो और उपसभापति को कुर्सी से खींचकर उतारा गया। क्यों हुआ ये सब, देखिए इस रिपोर्ट में। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के विशेष सत्र की पहली तस्वीर। जेडीएस खेमे से उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे भोजे गौड़ा को जबरन खींचकर कांग्रेस विधायकों ने कुर्सी से हटाया। फिर चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को कुर्सी तक पहुंचाया, जिन्होंने फौरन सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। Chairman has not yet come to the house. विधान परिषद के अध्यक्ष के आने से पहले ही उपाध्यक्ष बगैर उनकी इजाजत के उनकी कुर्सी पर बैठ गए। क्या यह सही है? क्या यह संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं है?
विधान परिषद का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर सरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनके पद से हटाना और गोहत्या निषेध बिल पास करवाना चाहती थी। बीजेपी और जेडीएस एक साथ आ खड़े हुए तो कांग्रेस का बहुमत सदन में खत्म हो गया। मौजूदा अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी को मालूम था कि जेडीएस और बीजेपी साथ में मिलकर उन्हें हटा देंगे। ऐसे में उन्होंने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। हमने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ऐसे में नैतिक आधार पर उन्हें चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं, इसलिए हमने उपाध्यक्ष को बैठाया। अब हम कांग्रेस से आग्रह करते हैं कि वो अध्यक्ष से इस्तीफा लें। हमने राज्यपाल से मुलाकात की और आग्रह किया कि अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें फौरन नोटिस भेजें। बीजेपी और परिषद के मौजूदा अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर वो काम में रुकावट डालते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और वैक्सीन से बचने के लिए किस तरह से मुंबई शहर में उठ रही हैं आवाजें, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 40 विदेशियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इन पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं माना है। आपको बता दें कि कोरोना के फैलाव के शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात के लोगों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तारी हुई थी जिनमें कई विदेशी शामिल थे। और वैक्सीन की चर्चा के बीच मुंबई में बीएमसी के अस्पताल केईएम में कोविशील्ड के 6 वॉलंटियर्स पीछे हट गए। उन्होंने दूसरी खुराक नहीं ली। इसी के साथ ही साथ वैक्सीन से बचने के लिए मुंबई में एक मुहिम से शुरू हो रही है और इन लोगों को समझाने के लिए अब बीएमसी भी एक मुहिम शुरू करने जा रही है। जून महीने में कोविड के शिकार हो चुके आयुष डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े 58 साल के डॉक्टर अख्तर शेख कहते हैं, जब तक वैक्सीन की पूरी सफलता की रिपोर्ट नहीं आती टीका नहीं लेंगे, जबकि सरकार सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही टीका दिलाने की बात कह रही है। हेल्थ वर्कर भी तो इंसान है ना, वो हेल्थ वर्कर जो है लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लोगों की तरफ जो है उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएंगे या उनको अगर साइड इफेक्ट हुआ तो एक को साइड इफेक्ट हुआ, इसका मतलब बाकी लोग भी जो है वो तैयार नहीं होंगे लेने के लिए। आप जो है अपने रूल के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से आप किसी को प्रेशराइज कर सकते हो, मगर किसी के लाइफ से तो नहीं खेल सकते ना। जब तक एकदम 100% एफिकेसी नहीं होती, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक श्योरिटी नहीं होती, जब तक अंदर से जो है इंसान वो नहीं होता है, मुतमईन नहीं होता है कि मेरे को ये लगाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक वो क्यों लगाएगा, क्यों रिस्क लेगा अपनी लाइफ का। अगर उसको बेल पाल्सी हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, तो वो क्या करेगा बेचारा। आप ये नहीं कर सकते। और इंसान की बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक पेशेंट को तकलीफ होती है दूसरे को नहीं होती। मुंबई शहर में ये आवाजें और पुख्ता हो रही हैं। सोशल मीडिया कैंपेन के साथ साथ ऐसे पैनल डिस्कशन भी हुए जिसमें छात्र, वकील और एक्टिविस्ट ने अपील की कि वैक्सीन को अनिवार्य न किया जाए। We believe that they're going to be highly damaging and the results so far have done nothing to promote। हमें लगता है कि इससे काफी नुकसान होगा। अभी तक के ट्रायल के जो नतीजे आए हैं उससे वैक्सीन के लिए भरोसा नहीं बन पाया है। लोग कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से डर रहे हैं। लोगों से यही कहना चाहूंगा, दबाव में न आकर खुद फैसला करें। जब तक पूरी तरह संतुष्ट न हो वैक्सीन ना लें। I for one am not taking the vaccine। दुनिया भर में कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जो खबरें आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। इन खबरों पर पर्दा डालते हुए ट्रायल हो रहे हैं। मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे इस वैक्सीन को लेने की जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कोविड से लड़ने के लिए मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और मुझे इससे मदद मिलेगी। मैं रिस्क नहीं ले सकती। वहीं 11,000 मेडिकल कंसल्टेंट वाली एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स मुंबई वैक्सीन को लेकर लोगों में भरोसा कायम रखने की अपील कर रही है। जो इन्फेक्शन मुझे हुआ है गले और नाक में, वो मेरे खांसी सर्दी से दूसरों को भी लग सकता है, चाहे मैंने वैक्सीन क्यों नहीं लिया हो। दूसरे नागरिकों को, डॉक्टरों को भी लग सकता है। तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें, क्योंकि सिर्फ एक जन वैक्सीन, कुछ लोगों के वैक्सीन लेने से सब समस्या पूरी हल नहीं होगी। दूसरों को बीमारी लगने का डर रहेगा ही। मैं बच जाऊं लेकिन दूसरों को लग सकता है। तो जितने लोग वैक्सीन ले उतना महामारी फैलने से कम होता है। लेकिन ये चीज़ अभी भी हमें टेस्टिंग स्टेज पे है, हम अनुभव के लेवल पे है।
जहाँ पर हम लोगों का अनुभव, देशों का अनुभव ले रहे हैं, फिर हम ज़रूर कह पाएंगे ये वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं। लेकिन हाल ही में जो ट्रायल जिससे बुनियाद पे ये पास हुआ है, डेफिनेटली सेफ़ है और ज़रूर मैं भी लेना चाहूँगा। वैक्सीन को लेकर लोगों में डर और उठ रही आवाजों को देखते हुए बीएमसी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन यानी कि IEC कैंपेन चलाने वाली है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। मुंबई शहर में कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है, खास तौर से नाइट क्लब और पबों में। और यही वजह है कि इसके खिलाफ बीएमसी ने अब अभियान छेड़ दिया है और इसी अभियान के तहत कई FIR दर्ज हुई हैं। कोरोना काल में यह नजारा हैरान कर देने वाला है। यही वजह है कि बीएमसी ने अब ऐसे नाइट क्लबों और पबों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएमसी अब तक ऐसे 4 बड़े क्लबों के खिलाफ कार्रवाई कर 560 लोगों से 43,200 रुपए जुर्माना वसूल चुकी है। इकबाल आयुक्त उन्होंने 4 दिन पहले ही सबको एक आह्वान किया था आपके माध्यम से कि आप लोग संभाल जाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है जब भी हमारे अधिकारी वर्ग गए तभी वही सब चालू था, तो उनके ऊपर कार्रवाई की है। कोविड-19 की दूसरी लहर आने की आशंका है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही बीमारी को बढ़ावा दे सकती है। इसीलिए बीएमसी ने सभी 24 वार्डों को अपने इलाकों के होटलों और नाइट क्लबों पर नजर रखने को कहा है। इसके लिए विशेष दस्ते भी बनाए गए हैं। रात 11:30 के बाद भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का वापर नहीं हो रहा है, ऐसे रेस्टोरेंट्स और पब्स पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कार्रवाई कल रात 24 रेस्टोरेंट पर हमने की है और जिसमें ज़्यादा वायलेशंस थे, ऐसे 4 रेस्टोरेंट्स पर हमने FIR भी दाखिल किए हैं। होटल इंडस्ट्री ने इस कदम का तो स्वागत किया है, लेकिन इसी तरह की कार्रवाई को रेड का नाम देने पर आपत्ति दर्ज की है। हम इसके सपोर्ट करते हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो पहले लगता कि इनको, गवर्नमेंट को ये रेड शब्द निकाल के ये कहना चाहिए चेकिंग कीजिए। आप बिल्कुल आप अपने राइट्स में चेकिंग करना है और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें से चेकिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये 1-2 जो ऐसे हैं जो नहीं कर रहे काम, उन पे आप ज़रूर फाइन कीजिए। बीएमसी आयुक्त का कहना है कि कुछ लोग छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना काल में थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर लोग नहीं सुधरे तो मुंबई में फिर से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करना होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।